Assalamualaikum. Welcome to the online classes of contemporary issues in marketing. इस सब्जेक्ट के अंदर हमने वेरियस इश्यूज डिस्कस किए हैं जो कि कंटेम्प्रेरी नेचर के थे। मार्केटिंग की स्टंट्स किस तरह से मॉडर्न टेक्निक्स यूज हो रही हैं अराउंड द वर्ल्ड ताकि प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को प्रमोट किया जा सके, ब्रांड्स को प्रमोट किया जा सके। तो इसी मद में हम आज पढ़ेंगे मजीद कि मार्केटिंग और मैनेजमेंट के अंदर, इस स्टाइल के अंदर, मार्केटिंग के स्टाइल के अंदर, मैनेजमेंट के स्टाइल के अंदर कौन से रीसेंट इश्यूज या रीसेंट काम है जो कि पहले पास्ट में नहीं हो रहे थे, लेकिन अब वो कंपनीज जो हैं बहुत ज़्यादा खुशी से, बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से वही सेम टू सेम काम करना पसंद करती हैं ताकि जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटरमेंट की जा सके, उन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मजीद प्रॉफिट्स को एक्वायर किया जा सके, मजीद प्रॉफिट्स को गेन किया जा सके। तो रीसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर हम जो है वो अब देखेंगे कि फर्दर क्या मैनेजमेंट और मार्केटिंग के स्टाइल में क्या ट्रेंड्स आ चुके हैं। तो स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल बिजनेस। पास्ट ईयर्स के अंदर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं था क्योंकि मीन्स मौजूद नहीं थे। जिस तरह से इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं थी, कोरियर सर्विसेज जो है वो मौजूद नहीं थे। International business was not established as compared to these days. In past days, it was not that much established. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त भी जो है इंटरनेशनलाइजेशन कर रही थी, अपनी प्रोडक्ट्स को पहुंचा रही थी, लेकिन जैसे अब स्टैंडर्ड्स जो है डेवलप हो चुके हैं, ऑर्गेनाइज डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो आइदर स्मॉल, बिग, लार्ज नेचर की या मीडियम नेचर की हैं, वो तमाम कंपनीज जो हैं वो इंटरनेशनलाइज हो चुकी हैं। अगर वो फिजिकली अपने गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर रही तो थ्रू इंटरनेट वो इंटरनेशनल हो चुकी हैं, डिफरेंट कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो मार्केटिंग के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत ही न्यू टॉपिक है, और इस टॉपिक से जो है वो बहुत सारी जो है वो कंपनीज जो है वो फायदा हासिल कर रही हैं। गोल क्या होता है जब भी कोई कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाती है? टू अचीव हायर प्रॉफिट एंड एक्सपैंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। अपने प्रॉफिट्स को हायर करे, अचीव करे, मजीद प्रॉफिट्स को अचीव करे और अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटीज को इंक्रीज करे या एक्सपैंड करे। टैरिफ्स एंड इंपोर्ट कोटास, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। जितने भी आपकी समटाइम इस तरह की जो होती हैं प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी आपकी अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन जो है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ी होती है, लेकिन अगर आप उसको टैरिफ्स और इंपोर्ट कोटास और इन सब चीज़ों को पे करके कि किसी दूसरी कंट्री में जाके आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो आपको कंपैरेटिवली चीपर पड़ती है। बहुत सारी फिल्म, बहुत सारे टॉक शोज हैं जो कि एक स्पेसिफिक कंट्री में करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाके वही टॉक शोज को जो है कंडक्ट करते हैं या सेम टू सेम वही मूवी जो है वहाँ पे जब जाके आप शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट की जो है वो बचत होती है। तो ये भी हो सकता है कि आपको उस कंट्री में, जिस कंट्री में जाके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज ज़्यादा बेहतर तरीके से मौजूद हैं एज कम्पेयर टू योर ओन होम कंट्री। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपकी जो इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट है उसमें जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो बेहतर ये है कि आप जो उसी कंट्री में जाके जो है वहाँ पे अपने बिजनेस का सेटअप लगा लेते हैं टू इंक्रीज मार्केट शेयर्स एंड हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और एक और बेहतर जो या एक और मोटिव है जिसके टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं वो ये है कि अपने मार्केट के शेयर्स को इंक्रीज करें, क्योंकि जाहिर है जब वो एक लोकल मार्केट से किसी इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगी तो वो अपने शेयर्स को वहाँ पे भी जो है सेल आउट करेंगी, उस मार्केट में भी, अपनी लोकल मार्केट में भी करेंगी तो शेयर्स भी इंक्रीज होंगे, और जब शेयर्स इंक्रीज होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ खुद ब खुद अचीव होगी। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के? हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स। आप अपनी कंट्री को जब ज़र मुबादला देते हो, जब डॉलर अमाउंट या किसी फॉरेन करेंसी में आपकी कंट्री में पैसा आता है तो वो कन्वर्जन रेट के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो क्या है कि आप अपने मुल्क वालों को, अपने लोकल पीपल को हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स दे सकते हो, हायर मार्केट ऑफ प्रोडक्ट, वाइडर मार्केट ऑफ प्रोडक्ट्स। आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर तक पहुँचती है, उसकी मार्केट जो है वो काफ़ी वाइड हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है,
क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप अपने लोकल पीपल को भी दूसरे ममालिक में ले जाकर के बिजनेस दे सकते हैं या उनको जॉब दे सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जा सकती है। जिस तरह से इस्टेब्लिश्ड कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान में आती हैं, अपने बिजनेसेस लगाती हैं और यहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। पोटेंशियल अनटैप्ड मार्केट्स, आप बहुत सारी ऐसी मार्केट्स को केटर कर सकते हो जिनको अभी दूसरी कंट्रीज ने केटर नहीं किया, लिहाजा आपके पास जो है ये अपॉर्चुनिटी भी मौजूद होती है कि आप ऐसी मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करें जिनको अभी वर्ल्ड ने एक्सप्लोर नहीं किया। तो आप क्या कर सकते हैं, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स दे सकते हैं, वाइडर रेंज ऑफ मार्केट प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल पीपल एज वेल एज योर ओन कंट्री पीपल एज वेल एज दोज कंट्री पीपल, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। प्लस इस तरह की मार्केट के अंदर जाके प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन अभी दूसरी कंट्रीज ने वहां पे जो है या दूसरी मार्केट बिजनेसेस ने जाके उन पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर नहीं किया। नेक्स्ट है इंकरेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो आपके अपने मुल्क में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंकरेज होती है, दूसरे कंट्री में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंकरेज होती है। तो क्या है, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी आपकी बेटर इंडस्ट्रियलाइजेशन है उतनी ही बेटर जॉब्स है, उतनी ही ज्यादा जॉब्स है, उतनी ही ज्यादा हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड, एक लोग जो दुनिया है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ विच मीन्स के उन पैसे की ग्रोथ ज्यादा होती है, सर्कुलेशन ज्यादा होती है। ऑप्टिमल एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, सिर्फ एक ही जगह पे तमाम के तमाम रिसोर्सेज की डिप्लीशन नहीं होती बल्कि अराउंड द वर्ल्ड यूनिफॉर्म तरीके से रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ऑप्टिमम और प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है। कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चर जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं तो जो है कल्चर्स को कल्चर्स भी डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे जाके अपना कल्चर लेके जाया जाता है, वहाँ के लोग आपके कल्चर के बारे में जानते हैं, आप उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, तो ये कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। फर्दर क्या डायरेक्शंस हो सकती हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, फोकस ऑन पीपल, जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे जाके उन लोगों पे फोकस करें कि वो लोग जो है किस तरह, उनके टेस्ट क्या है, ट्रेंड्स क्या है, और उन्हीं को लोग को फोकस करके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करें। डेमोक्रेटिक और इफेक्टिव, मतलब नेचर ऑफ स्टेट क्या है, नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो आप जाहिर है उन गवर्नमेंट के नेचर को देख के, उनके रूल्स को, उनके लॉज को देख के तो ही आप जो है कोई भी अपने बिजनेस का ऑपरेशन करेंगे या अपने बिजनेस के अंदर कोई भी कदम उठाएंगे, तभी जब जो है वहाँ आप नेचर ऑफ गवर्नमेंट को जानेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप जहाँ भी जाओ इंटरनेशनल अपना बिजनेस जहाँ भी सेटअप स्टार्ट करो, आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी ही वो वाहिद कॉन्सेप्ट है जो कि प्रेवलेंट है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज किया जाता है कि आने वाले लोगों के लिए या आने वाली नस्लों के लिए वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो यू हैव टू मेक स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। प्रोडक्टिव एंड इक्विटेबल मार्केट, प्रोडक्टिव और इक्विटेबल विच मीन्स कि ऐसी मार्केट जहाँ से आप जो प्रोडक्टिव भी हो, वहाँ के लोग जो है आपको कुछ प्रोडक्शन भी दें, विच मीन्स कि ये ना हो कि आप जो हो कोई एग्रीकल्चर का बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हो और ऐसे मुल्क में जाके लगाओ जो कि एग्रीकल्चर फ्रेंडली है ही नहीं, तो वो प्रोडक्टिव नहीं है काम। इक्विटेबल प्लस वहां से आपको प्रॉफिट भी अर्न हो सके। फेयर रूल्स, आप वहाँ के रूल्स को फॉलो करें और फेयरनेस से फॉलो करें। एंड इफेक्टिव यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस के जो भी वहाँ के हवाले से रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको फॉलो किया जाए। इसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि मार्केटिंग और मैनेजमेंट के अंडर आता है वो है चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। ये भी एक कंटेम्प्रेरी इशू है और बड़ा रीसेंट टॉपिक है रिसर्च के अंदर। चेंज मैनेजमेंट, चेंज है क्या, चेंज तब्दीली, चेंज ही वो वाहिद चीज है जो कि कांस्टेंट है, वरना हर चीज जो है वो चेंज हो जाती है। आप कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को देख लें, फैशंस को देख लें, प्रोडक्ट्स को देख लें, टेक्नोलॉजीज को देख लें, इवन पर्सन को देख लें, वक्त के साथ साथ बदलता जाता है, सोचों को देख लें। तो चेंज जो है वो बहुत जरूरी है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, तब्दीली आती रहती है, तब्दीली को एम्ब्रेस करना पड़ता है, तब्दीली के साथ चले बगैर इंसान वर्ल्ड के साथ जो है वो नहीं चल सकता। तो जितना एक इंसान के लिए सब कुछ जरूरी है इतना ही एक बिजनेस के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने तो पूरी मार्केट प्लेस में कम्पीट करना होता है। तो वाई चेंज मैनेजमेंट, वी चेंज फॉर अ रीजन, हम किसी रीजन के लिए बदलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रिक्वायर्स इंडिविजुअल चेंज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज तब ही आता है जब उस ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है।
ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स आर द कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल चेंज। ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटकम्स होते हैं वो जितने उसके अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, अगर हर एम्प्लॉय वो चेंज को अडॉप्ट कर लेता है तो उसके आउटकम उसका कलेक्टिव रिजल्ट होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर पेपर फ्री इन्वायरमेंट की बात की जाए तो जब हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का पेपर फ्री तरीके से काम करेगा, ईमेल्स के ऊपर काम होगा, तो ही एक आउटकम, एक बिगर आउटकम नजर आएगी। Change management is an enabling framework for managing the people side of change. चेंज मैनेजमेंट जो है वो वाहिद फ्रेमवर्क है जिसके अंदर लोगों के चेंज को या तब्दीली को मैनेज किया जाता है। वी अप्लाई चेंज मैनेजमेंट टू रियलाइज द बेनिफिट्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ चेंज। हम चेंज मैनेजमेंट को या चेंज के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं ताकि हम जो तब्दीली से आने वाली पॉजिटिविटी है उसको एम्ब्रेस कर सकें। देखिए, चेंज को लाना चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो इंडिविजुअल की लाइफ हो, आसान काम नहीं है। चेंज को लोग इजीली एम्ब्रेस नहीं करते, तो आपको कॉन्स्टेंटली एक पोलाइट वे में री करते रहना पड़ता है चेंज की, और लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्क्राइब करते रहना होता है ताकि लोग उस चीज़ के यूज हो जाए। जिस तरह हम ऑनलाइन लर्निंग जो है या ऑनलाइन क्लासेज जो है, हमें स्टार्ट में मुश्किलात पैदा हुई बिकॉज चेंज ऑफ मीडियम था। हम इस तरह से यूज टू नहीं थे, ना स्टूडेंट्स यूज टू थे लेक्चर्स को सुनने के, ना टीचर्स यूज टू थे लेक्चर्स को इस वे में डिलीवर करने के। तो ये चेंज है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज मैनेज भी हो रहा है। कुछ गलतियां, कुछ ठीक फैसले, फिर उन गलत फैसलों को ठीक करना। सो यू कम टू नो कि किस तरह से जो है चीजें मैनेज होती हैं वक्त के साथ साथ। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट फेज 1 में जो है क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको चेंज के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किस्म का चेंज आने वाला है। फिर मैनेजिंग द चेंज, फिर वो जो है आप उस चेंज को जब इम्प्लीमेंट कर देते हो तो फिर उस चेंज को मैनेज करते हो, विच मीन्स के लोगों के जो उसके बारे में रिएक्शंस आ रहे होते हैं उन रिएक्शंस को फेस करना, उनका जवाब देना, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, रीइंफोर्सिंग द चेंज। और फिर जो है आप अगर लोग जो है उसके बारे में ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग उससे फौरन से यूज टू नहीं हो पा रहे, तो आपने फौरन से डिसहार्ट नहीं हो जाना और अपने ओल्ड मेथड्स की तरफ स्विच नहीं कर जाना। यू हैव टू स्टे विद द चेंज, यू हैव टू स्टे विद द दैट न्यू टेक्नोलॉजी, और यू हैव टू स्टे विद दैट न्यूनेस। और आपको उस न्यूनेस को कॉन्स्टेंटली लोगों को साथ जो है वो री करते रहना है, उनको उसके फायदे बताना है, एनालाइज करना है, उनका फीडबैक, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो इशू है वो है मैनेजमेंट ऑफ क्राइसिस। ठीक है, जैसे सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस जो है एक कंटेम्प्रेरी इशू था, इसी तरह सेकंड वन था चेंज मैनेजमेंट, एक कंटेम्प्रेरी इशू था। अब जो है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस इस किस्म के कोई भी अदवार हो सकते हैं, कोई भी वक्त हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसके अंदर वो एक आइडियल तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती जिस तरह से उसने सोचा होता है, या जिस तरह से उसने प्रोग्राम बनाया होता है कि वो इस तरह से आइडियल तरीके से परफॉर्म करेगी। तो क्राइसिस इस चीज को कहा जाता है। Crisis situation that is threatening or could threaten to harm people or property, seriously interrupt business, damage reputation and or negatively impact share values. क्राइसिस एक ऐसी थ्रेटनिंग सिचुएशन है जो कि ना सिर्फ लोगों को कोई नुकसान पहुंचा सकती है, प्रॉपर्टी को पहुंचा सकती है, बल्कि साथ साथ आपके बिजनेसेस को, आपकी बिजनेस की रेपुटेशन को भी डैमेज कर सकती है। और क्राइसिस जो है आपके शेयर वैल्यूज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। क्राइसिस मैनेजमेंट, it is a process designed to prevent or lessen the damage a crisis can inflict on an organization and its stakeholders. क्राइसिस मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसको डिजाइन किया जाता है ताकि जो क्राइसिस का डैमेज है उसको कम किया जा सके। देखिए, क्राइसिस तो जब आएगा ऑफ कोर्स इट कम्स विद डैमेजिंग सिचुएशन, लोग समहाउ किसी न किसी तरह इफेक्ट तो होंगे, लेकिन आपने क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या करना है कि यू हैव टू डील विद दैट क्राइसिस इन अ वे कि लोगों को कम से कम नुकसान हो। ठीक है, जिस तरह से अगर कोई रोड्स के ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो रोड्स के ऊपर ट्रैवल करते हुए हर वक्त आपको एक्सीडेंट का खतरा खुदा न खास्ता मौजूद होता है, लेकिन उस खतरे को मिनिमाइज किया जा सकता है। ऑल्दो उस खतरे को आप कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बट यू कैन मैनेज दैट क्राइसिस सिचुएशन। आप बिफोर हैंड प्रोएक्टिव होके उसी क्राइसिस सिचुएशन की जो है वो क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि गॉड फॉरबिड अगर इस तरह की कोई सिचुएशन कभी किसी के साथ आ जाती है तो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दैट सिचुएशन।
अच्छा, क्राइसिस जो होता है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त क्राइसिस में है, कोई कंट्री इस वक्त क्राइसिस में है, या कोई भी जो चीज वो समझे, कोई भी आप जो है उस वक्त क्राइसिस सिचुएशन में, क्या उसकी इंडिकेटर्स होंगे कि आपको पता चले कि आप क्राइसिस सिचुएशन में। द सिचुएशन मटीरियलाइजेज अनएक्सपेक्टेडली। द सिचुएशन, जो सिचुएशन होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, आपने वैसे सोचा नहीं होता या आप वैसा प्लान नहीं कर रहे होते, जैसा हो जाता है। डिसीजंस आर रिक्वायर्ड अर्जेंटली। क्राइसिस सिचुएशन के अंदर आपको क्विक रीजनिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जल्दी से बताएं कि आपने जो है वो क्या फैसला करना है। अगर आप उस वक्त उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फैसला नहीं कर पाते तो क्या होता है कि आप जो हो वो काफी जो हो वो क्राइसिस के उसके दबाव में आ जाते हो। अर्जेंट डिमांड्स फॉर इंफॉर्मेशन आर रिसीव्ड। क्राइसिस सिचुएशन में फॉर इंस्टेंस कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का ले ओवर जो है बहुत ज्यादा हो गया, एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो लीव करना स्टार्ट हो गए, तो क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन फॉरन फॉरन जो है वो अर्जेंट डिमांड होती है हायरिंग मैनेजमेंट की तरफ से कि रिपोर्ट्स दी जाए कि क्यों ये क्राइसिस आ रहा है। देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, कि किसी भी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इस तरह से सेंस आ रही होती है या फील आ रही होती है। रेपुटेशन सफर्स, कंपनी की जो रेपुटेशन है वो खराब हो रही होती है। कंपेटिटर्स ट्राई टू टेक एडवांटेज, और कंपेटिटर्स आपकी इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज यू आर इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस एट दैट टाइम, और यू आर इन सिचुएशन इन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन विच यू हैव नॉट एंटिसिपेटेड बिफोर। किस किस तरह के क्राइसिस हो सकते हैं जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंट्री जो है वो अटैक हो सकती है। नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, लाइक जल्जले हैं, सैलाब हैं, और इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ मेलवोलेंस। टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस मीन टेक्नोलॉजी का क्राइसिस है, आप जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट नहीं हो पा रहे हो। नेक्स्ट इज क्राइसिस ऑफ मेलवोलेंस, मेलवोलेंस विच मीन्स के बहुत ही मलिशियस किस्म का क्राइसिस है, जिसके अंदर आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो आपके क्राइसिस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। वर्क प्लेस वायलेंस, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इस किस्म के ग्रुप्स बन गए, पॉलिटिकल ग्रुप्स बन गए जो कि वायलेंट हैं, तो भी क्राइसिस हो सकता है। टेररिस्ट अटैक्स एंड मैन मेड डिजास्टर। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कुछ एक जो मेथड है या कुछ जिसे कहना चाहिए तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं। एंटिसिपेट, एंटिसिपेट मीन्स के वक्त से पहले आप बुरे के बारे में सोच के रखें। फिर जो आपके जहन में आता है कि ये पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या आप ही की ऑर्गेनाइजेशन को ये पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं, तो आप उसके लिए प्लान करके रखें। ट्रेन एंड प्रैक्टिस, आप क्या करो, ट्रेनिंग दो अपने एम्प्लॉयज को और उसको प्रैक्टिस करो। जिस तरह से आई रिमेम्बर कि जब अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में, बहुत ह्यूज अर्थक्वेक आया था, तो क्या था कि फिर तमाम एम्प्लॉयज को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही थी किस तरह से अगर अर्थक्वेक आए तो किस तरह से बेल्स बजेंगी, और बेल्स बजने के बाद जो है कैसे आपको एग्जिट करना है बिल्डिंग से, और पीसफुली फिर किस तरह से आपको जाके लाइन में खड़े होना है। तो यू हैव टू train your employees and you have to let them practice, review, you have to keep on reviewing yourself, act, react, and you have to act according the situation. Either you have to react, either you have to adjust to the situation, or either you have to move forward. तो कितने हम चीजें पढ़ चुके हैं, हम इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ चुके हैं, हम चेंज मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, और फिर हम क्राइसिस मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे जो कि एक कंटेम्प्रेरी इशू है या एक मॉडर्न जो रिसर्च का टॉपिक है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस जो है हर इंसान की लाइफ में छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक स्ट्रेस है, और सिर्फ वही इंसान जो है अनस्ट्रेस्ड है जो कि डेड है। देखिए छोटा बच्चा, उसको अपनी स्ट्रेस है, उसको अपनी टेंशन है, फॉर इंस्टेंस वो स्कूल में ठीक नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, या सम इस तरह की वेज हैं जिसके अंदर वो स्ट्रेस ले रहा है, विच मीन्स टेंशन ले रहा है। इसी तरह अगर आप जॉब प्लेसेस की बात करें, वर्क प्लेसेस की बात करें, तो वहाँ पे अलग नेचर के स्ट्रेस मौजूद हैं। इसी तरह आप घरों की बात करें तो अलग स्ट्रेसेस मौजूद हैं। कंट्री लेवल पे बात करें तो अलग स्ट्रेसेस मौजूद हैं। तो स्ट्रेस है क्या? Researchers define stress as physical, mental, or emotional response to events, but causes bodily or mental tension.
स्ट्रेस जो है रिसर्चर्स या डॉक्टर्स डिफाइन करते हैं ऐसी फिजिकल, मेंटल या इमोशनल स्टेट को जिसके अंदर आपका माइंड और आपका जिस्म एक टेंशन की हालत में जाता है. सिंपली पुट, stress is any outside force or event that has an effect on your mind or body. स्ट्रेस जो है ऐसी सिचुएशन है, ऐसी फोर्स है जो एक्सटर्नली आपको इम्पैक्ट करती है और आपकी जिस्म को और आपके माइंड की हेल्थ को, दोनों हेल्थ को जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है. ऑर्गेनाइजेशन जिस स्ट्रेस कंट्रोल स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं वो है एबीसी स्ट्रेटेजी. एबीसी स्ट्रेटेजी जो है ये हर ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को प्रैक्टिस करानी चाहिए बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये इसके बारे में नॉलेज देना चाहिए कि किस तरह से आपको स्ट्रेस कंट्रोल स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज करना है अपनी लाइफ में और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी. तो दिस इज एबीसी स्ट्रेटेजी. ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस एंड सी स्टैंड फॉर कंट्रोल. सबसे पहले आपको अवेयर होने की, देखिए किसी भी प्रॉब्लम हो ना, चाहे वो स्ट्रेस हो या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम तभी दूर होता है जब आपको प्रॉब्लम की रीजन पता चल जाती है. ठीक है, तो स्ट्रेस किस लिए है. फॉर इंस्टेंस अगर आपकी कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गए हैं तो लोगों की जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आएगा. ठीक है, क्योंकि जो है आपके जो प्रेशर है वो आपके रिसोर्सेज से ज्यादा है, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को जो है वो डबल शिफ्ट या ट्रिपल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा और जो उनको ये बात पहले से कम्युनिकेट कर दी जाएगी, वो अवेयर होंगे इस बात से कि ये स्ट्रेस सिचुएशन जो है वो आएगी. नेक्स्ट इज बैलेंस. बैलेंस ये है कि आप जो अगर अपने एम्प्लॉय से फिर एक वक्त में ज्यादा काम करवाते हो तो फिर दूसरे वक्त में आप उनसे कम काम करवाएं, विच मीन्स कि जो आपने उनसे एक्स्ट्रा आवर्स दिए हैं, यू हैव टू ऑफसेट दोज आवर्स और यू हैव टू एडजस्ट दोज आवर्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन. सी कंट्रोल. और क्या है कि जब आप जो हो अवेयर भी करते हो, एक बैलेंस का भी जो है वो उनको यकीन दहानी कराते हो, तो फिर आपको जो है कंट्रोल करना सिचुएशन को ईजी हो जाता है. स्ट्रेस मैनेजमेंट. वी कैन नॉट एलिविएट स्ट्रेस बट सिंपली नीड टू मैनेज आवर स्ट्रेस. हम इन टेंशंस को खत्म नहीं कर सकते जिंदगी से, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऑल व्हाट वी कैन डू इज टू सिंपली मैनेज आवर स्ट्रेस. हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. मैनेज करने से मुराद ये है कि हम उस स्ट्रेस को जो है वो डिफरेंट तरीके से ख़त्म कर सकते हैं या उस स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं. और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मिनिमाइज किया जा सकता है. एरोबिक एक्सरसाइज, relaxation exercise, meditation, spiritual communities may help us gather in our strength and lessen stress effect. तो ये बहुत सारी जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिसमें एरोबिक्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, मेडिटेशंस हैं, वेरियस टेक्निक्स मौजूद हैं जिसके अंदर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और स्ट्रेस रिलीज के लिए यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनेजमेंट स्टाइल. इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनेजमेंट स्टाइल का मतलब क्या है. एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी वी यूज मेनी रिसोर्सेज टू डिलीवर द एंड प्रोडक्ट और सर्विस. Such resources which is a property and at the same time responsibility of society, it needs to be given back. जब आप अपने कोई भी किसी भी सेक्टर में बिजनेस कर रहे होते हो, ठीक है, तो उस सेक्टर में जब आप बिजनेस करते हैं तो आप बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं. कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या कोई सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि आप जो हो बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे होते हो. फॉर इंस्टेंस अगर आप जो है आपकी फ्लावर मिल है तो अब आप क्या करो, आप लैंड भी यूज कर रहे हो गंदम ग्रो करने के लिए, आप लैंड जो है मशीनरी जो है लगाने के लिए भी यूज कर रहे हो, आप पेट्रोल भी यूज कर रहे हो, आप बिजली भी यूज कर रहे हो, ठीक है, गैस भी यूज कर रहे हो. तो तकरीबन सब के सब एसेंशियल रिसोर्स, आप जो हो फ्यूल भी यूज कर रहे हो, तो सब के सब एसेंशियल रिसोर्सेज आपके एक फाइनल प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं. तो क्या है कि आपने क्या करना है कि एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के नाते, प्लस आप पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हो ये सब कुछ करते हुए, तो एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के नाते एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी यू हैव टू पे दोज थिंग्स बैक टू द सोसाइटी. आपको वो चीजें सोसाइटी को पे बैक करनी है हर हाल में. तो ये है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनेजमेंट का स्टाइल. एप्लीकेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. एंगेजमेंट प्लान, desired audience, planning of CSR goals and objectives, a defined budget which demonstrate commitment and scale the program relative importance. अच्छा,
अब आप कौन से जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स में जो है इन्वॉल्व हो सकते हो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स को अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का पार्ट बना सकते हो, एंगेजमेंट उसके अंदर अपनी शो कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिजायर्ड ऑडियंस कौन है, विच मीन्स कि आपको पता हो कि आइदर आप जो हो वो किसी शहर में आबादी खराब, वो उसके माहौल खराब करें, या किसी गांव में कोई लैंड को डिप्लीट करें, आइदर आपकी ऑडियंस फार्मर्स हैं या जो भी है। फिर आप कस्टमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि क्या जो है गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सीएसआर से रिलेटेड हैं। और प्लस डिफाइंड बजट, आप एक स्पेसिफिक बजट में रहते रहते आप जो हो कमिटमेंट और जो डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट एंड स्केल द प्रोग्राम रिलेटिव इंपॉर्टेंस, आप एक बजट जो हो वो डेडिकेट करते हो अपने सीएसआर एक्टिविटीज के लिए। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग, it is a communication of social and environmental effects of a company's economic actions to particular interest groups within the society and to the society. अब क्या है कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग में आप कम्युनिकेट करते हो सोशल और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जो कि आपकी वजह से, आपके इकोनॉमिक एक्शंस की वजह से, आपके बिजनेस की प्रोडक्शन की वजह से जो है सोसाइटी के ऊपर आते हैं। वो सब के सब एक्शंस जो हैं वो जो है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप विद इन द सोसाइटी एंड टू द सोसाइटी, वो जो है क्या उस उन एक्शंस का क्या जो है इम्पैक्ट पड़ता है जो एक स्पेशल ग्रुप है सोसाइटी के अंदर या विद इन द सोसाइटी। Verification, corporate social responsibility and its resulting reports and efforts should be verified by the consumer of the goods and services. अच्छा, वेरीफाई किस तरह से किया जाता है? सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स रिजल्ट्स रिपोर्टिंग, रिजल्ट्स रिपोर्ट एंड एफर्ट्स शुड बी वेरीफाइड बाय कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सीएसआर एक्टिविटीज कंपनीज अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर डिक्लेयर करेंगे कि ये चीजें जो हैं हम लोगों ने जो है एज ए सीएसआर एक्टिविटी हमने अब जो है ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, ये प्रोजेक्ट्स हमने कैरी आउट किए हैं। तो क्या है कि क्या होता है कि फिर भी आपको क्या करना चाहिए कि वेरीफाई करना चाहिए उन तमाम तरह सीएसआर एक्टिविटीज का कि आइदर वो कंपनी एक्चुअली वो एक्टिविटीज कर रही है जस्ट ये शोशा है या सिर्फ एक बात है। कॉमन एक्शन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, कौन से कॉमन एक्शन हैं जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसके अंदर क्या आता है? रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, रीन्यूएबल एनर्जी, रीयूजेबल मटेरियल, ग्रीनर सप्लाई चेन्स एंड रिड्यूसिंग पेपर यूज। ये सारी चीजें हैं जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर इन वन वे और द अदर वे इम्पैक्ट डाल रही होती हैं कि आप अपने वेस्ट को मैनेज करें, रिसाइकिल करें, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करें, ग्रीनर सप्लाई चेन विच मीन्स कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो आपकी ग्रीन वे में यूज हो रहे हो, विच मीन्स ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना कर रहे हो। तो ये सारी चीजें। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, दिस कैन इंक्लूड रेजिंग मनी फॉर, अच्छा, दिस कैन इंक्लूड raising money for local charities, providing volunteers, sponsoring local events, employing local workers, supporting local economic growth, engaging in fair trade practices। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना भी आ जाता है, जिसके अंदर ये इंक्लूडेड है कि आप जिस लोकेलिटी में आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है वहाँ की कम्युनिटी को आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करें। लाइक आप उनको जो हो चैरिटीज दें, वॉलंटरली उनके जो है जाके कोई ना कोई उनके लिए काम करें, कोई लोकल इवेंट्स को स्पॉन्सर करें, लोकल वर्कर्स को जो है एम्प्लॉय करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यहाँ वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी ना किसी तरह जो है वो हिस्सा लें, फेयर ट्रेड या प्रैक्टिसेस के अंदर जो है हिस्सा लें, वहाँ के लोगों को जो है काम दे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एथिकल मार्केटिंग प्लस सीएसआर का एक बड़ा जो है वो है एथिकल मार्केटिंग, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को, जाहिर है जब आप एडवर्टाइज करेंगे, कमर्शियलाइज करेंगे अपने प्रोडक्ट को, विच मीन्स आप उसके बारे में गुड बेनिफिट्स के बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन स्टिल व्हाट यू कैन डू इज नॉट टू फॉल्सिफाई या फॉल्सली आप जो है उस चीज के लिए क्लेम्स ना करो या इस किस्म के डिस्क्लेमर्स ना दो जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि वो चीज हो सके, या इस किस्म के जो है आप लोगों के होप्स हाई ना करें जो कि पॉसिबल नहीं है इन रियलिटी के वो चीजें हो पाए। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के लिए?
करने से पब्लिक इमेज इंक्रीज होगा, मीडिया कवरेज मिलेगी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट होगी, अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये सारी चीजें जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को CSR एक्टिविटीज करने के फायदे में मिलती हैं कि उसका पब्लिक इमेज इंक्रीज होता है, मीडिया कवरेज मिलती है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट होती है, जो रिटेन एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए अच्छा इमेज क्रिएट होता है, बेनिफिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉयज। लोग जो उस कंपनी के अंदर लोग काम करें या जो एम्प्लॉयज काम करें उनके लिए क्या फायदा होता है। पॉजिटिव वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, इंक्रीज इन क्रिएटिविटी, उनके लिए क्या होता है कि मजीद क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, इंकरेज पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, मजीद पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की जो है उनको जराए मिलते हैं, और प्रोमोट इंडिविजुअल फिलेंथ्रॉपी, जो इंडिविजुअल की जो फिलेंथ्रॉपी है या इंडिविजुअल की फिलॉसफी या इंडिविजुअल के जो व्हाट टू से इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो ग्रूम होती है। कस्टमर से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि और कौन सी मजीद ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मार्केटिंग को और मैनेजमेंट के सिनेरियो को चेंज कर रही हैं। ट्रेंड्स दैट विल अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ द मार्केटिंग, ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जो कि मार्केटिंग के और रिसर्च के गुरुज ने कहा है कि मार्केटिंग के जो है उसके लैंडस्केप को फ्यूचर अब भी चेंज कर रहे हैं और फ्यूचर में मजीद चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। First one is there will be increasing complexity in consumer purchasing decision. मार्केटिंग के गुरुज का ये कहना है कि कंज्यूमर यूज ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया टू मेक शॉपिंग डिसीजंस फ्रॉम यूट्यूब टू फेसबुक एंड इट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली हार्डर टू पुट द पीपल दैट बाय सर्टेन प्रोडक्ट इनटू अ बॉक्स दैट इट यूज्ड टू बी। कस्टमर्स को अब एक पहले जिस तरह से उनको जो है एक बाइंग बॉक्स में रखना इजी था, अब वो बाइंग बॉक्स में रखना उनको बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि कस्टमर जो है वो इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। कस्टमर का जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया वो यूज कर रहे हैं अपने शॉपिंग के डिसीजंस को करने के लिए, फ्रॉम फेसबुक टू यूट्यूब तमाम के तमाम मीडियम्स को यूज किया जा रहा है, और जो कस्टमर है वो बहुत ही ज्यादा विटी और इंटेलिजेंट हो चुका है। डिफरेंट कैटेगरीज बन चुके हैं कस्टमर्स की। कस्टमर पहले की तरह जो है वो एक मेन स्ट्रीम कस्टमर नहीं है, बल्कि बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स हैं जो कि मौजूद हैं, और तमाम के तमाम कस्टमर कैटेगरीज जो हैं मेन स्ट्रीम, हाई और लो एंड आर स्टार्टिंग टू डिसअपीयर। जितनी कस्टमर की कैटेगरीज थी अब वो कैटेगरीज मौजूद नहीं है, लेकिन कस्टमर मजीद कॉम्प्लेक्स हो गया। सेगमेंटेशन इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। जितनी सेगमेंटेशन पहले एग्जिस्ट करती थी अब वो कॉम्प्लेक्स हो गई है मजीद। जिस तरह पहले यूथ और ओल्ड एज पीपल और ये लोग एग्जिस्ट करते थे, अब उस सेगमेंटेशन के अंदर मजीद सेगमेंट्स बन गए, विच मीन्स यूथ के अंदर भी टीनेजर्स अलग हैं, मिडिल एज अलग हैं, इस तरह से जो है वो फीमेल्स अलग हैं, मेल्स अलग हैं, कॉलेज गोअर्स अलग हैं, स्कूल गोअर्स अलग हैं। तो ये डिफरेंट सेगमेंटेशन होगी और हर सेगमेंट की अपनी अपनी डिमांड है, हर सेगमेंट की अपनी नीड्स एंड वांट्स है, और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है उतने ही मार्केटिंग का जो ट्रेंड है या मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कस्टमर्स को समझने का तरीका मुश्किल होता जा रहा है। फर्दर इंक्रीज्ड एंड कॉम्प्लेक्स सेगमेंटेशन और कॉम्प्लेक्स परचेजिंग डिसीजंस के बाद मजीद जो ट्रेंड जो है जो मार्केट के लैंडस्केप को चेंज कर रहा है और मजीद चेंज कर सकता है, दैट इज पर्सनलाइजेशन इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड कम्युनिकेशन विल बी मोर प्रेवलेंट. It is even prevalent today, but it is going to be more prevalent in future. Personalization means कि हर इंसान अपनी पसंद के मुताबिक अपनी पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन कराना चाहता है, करना चाहता है और बनाना चाहता है। ठीक है, तो ये मजीद पर्सनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट विच मीन्स के उस प्रोडक्ट को जो कंज्यूमर है या जो प्रोड्यूसर है या जो यूज़र है उसके हिसाब से, उसकी पसंद के हिसाब से, उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हिसाब से पर्सनलाइज करना, और प्रोडक्ट डिज़ाइन और कम्युनिकेशंस को भी पर्सनलाइज करना, विच मीन्स के अब जो है मैस कम्युनिकेशन से हट करके पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा बात आ चुकी है। जैसे कि बाय नेम ईमेल्स आना या बाय नेम एसएमएस आना, इसी तरह मजीद फॉर्म ऑफ पर्सनलाइजेशन की जो है वो प्रमोशनल फॉर्म्स यूज होंगी, ना कि मैस की फॉर्म यूज होंगी। थैंक्स टू बिग डाटा, सोशल मीडिया एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, मोर कंपनीज आर लर्निंग टू ऑफर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड डिजाइन.
जितना ज़्यादा इंटरनेट प्रेवलेंट हो चुका है, सोशल मीडिया प्रेवलेंट हो चुका है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रेवलेंट हो चुकी है, कंपनीज में जो है वो उनके पास मजीद रिसोर्सेज आ चुके हैं, जो कंपनीज है उनके पास मजीद टेक्नोलॉजी की इनपुट हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों के साथ क्या होता है कि इन सब चीज़ों के साथ कपल्ड अप एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट, कि जितने भी कंपनीज हैं वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, कस्टमाइज डिजाइन जो है वो ऑफर कर रही हैं। अब तकरीबन सब की सब कंपनीज जो है वो किसी न किसी फॉर्म में कस्टमर को जो है कस्टमाइजेशन ऑफर करती हैं। This trend is reaching a growing number of industries including health sector. पर्सनलाइजेशन की, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन और पर्सनलाइज प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन जो है सब इंडस्ट्री में फैल चुकी है, इंक्लूडिंग इवन द हेल्थ सेक्टर, जिसके अंदर आपको आपकी लाइक आपकी पास्ट चेकअप की बेसिस के ऊपर, पास्ट आपकी हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर, मेडिकल हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर आपको जो है वो वाइटामिन सजेस्ट किए जा रहे होते हैं, आपको आपकी सब्सक्रिप्शन की बेसिस के ऊपर आपको हर्बल प्रोडक्ट सजेस्ट किए जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो भी पर्सनलाइज प्रोडक्ट डिजाइन और पर्सनलाइज कम्युनिकेशन के लिए हो चुकी है। इवन जो है लोग जो डिफरेंट डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, जिसमें एलर्जीज हैं या जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं या आपके बोन्स के डिसऑर्डर्स हैं, तो इन डिसऑर्डर्स के साथ क्या होता है कि जितनी भी ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो उनके लिए पर्सनलाइज्ड स्पेशल प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जिस तरह स्पेशल शूज हैं, स्पेशल गैजेट्स हैं, स्पेशल स्टिक्स हैं, जो कि लोगों के लिए बनाई जा रही हैं और जो है उनको पर्सनलाइज करके पेशेंट टू पेशेंट बेसिस के ऊपर चीजों को बनाया जा रहा है। मोबाइल कम्युनिकेशंस आर बिकमिंग सेंटर ऑफ मार्केटिंग। मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो अब सेंटर ऑफ मार्केटिंग बन चुके हैं, विच मीन्स के कन्वेंशनल मीडियम से हटकर जितने भी मीन्स ऑफ मार्केटिंग एंड प्रमोशन है वो ज़्यादा यूज हो रहे हैं, और जो आपके कन्वेंशनल मीन्स थे वो अब इतना इस्तेमाल नहीं होते, और सबसे ज़्यादा जो मीन यूज हो रहा है दैट इज़ मोबाइल कम्युनिकेशन। और मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर सब के सब वो मीन्स आते हैं जो कि इंटरनेट बेस्ड है। इंसान जो है वो अपने साथ हमेशा पॉकेट्स में अपने साथ वो जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लेके फिर, फॉर इंस्टेंस टैब्स एंड मोबाइल फोन्स, और उसके अंदर इंटरनेट मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है तो व्हाट्सएप मौजूद है, व्हाट्सएप मौजूद है तो फेसबुक मौजूद है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके साथ हर वक्त मौजूद होती हैं। There have been rumblings in the press recently about Facebook, about WhatsApp giving Facebook its users phone numbers to deliver target ads. रिसेंट रम्बलिंग विच मीन्स कि रिसेंटली ये न्यूज़ फ्लोट हुई है कि व्हाट्सएप ने फेसबुक को अपने यूजर्स के फ़ोन नंबर्स जो है वो डिलीवर किए हैं, ये फ़ोन नंबर्स उनको सेल किए हैं ताकि उन यूजर्स को जो है वो टारगेटेड एड्स डिलीवर किए जाएं। सो यू जस्ट सी कि कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, कितने ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं ताकि लोगों को टारगेटेड एड्स पहुंचे, लोगों को पर्सनलाइज्ड फीलिंग हो। मजीद से मजीद व्हाट्सएप के और फेसबुक के, ट्विटर के इनके यूजर्स बढ़े, तो जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है वो मजीद ये ऐप डाउनलोड होगी और कंपनी जो है अल्टीमेटली प्रॉफिट में जाएगी। ऑल्दो getting a text message about one of your favorite product may seem intrusive, so is telemarketing, and that hasn't gone away. अगर जो है आपकी एक प्रोडक्ट, जो आपकी फेवरेट प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको जब कभी मैसेज आता है, एक टेक्स्ट मैसेज आता है, तो क्या है कि आपको जो हो बहुत ही आप इंट्रूसिव, विच मीन समटाइम्स आप जो हो इरिटेटेड फील करते हो कि आपको जो है इतने सारे मैसेजेस में एक प्रोडक्ट का मैसेज आ रहे हैं, या क्या है कि आपको फोन्स के थ्रू भी जो है ये कम्युनिकेट करें। तो ये इंट्रूसिव जो है ये टेली मार्केटिंग भी काफ़ी जो है वो इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थी, लेकिन स्टिल जो टेली मार्केटिंग मौजूद है। लेकिन इंट्रूसिव होने के साथ साथ क्या है कि ये सब चीज़ें अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि ये पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, पर्सनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और इन ये पर्सनल मीन्स या जो पर्सनलाइजेशन के तरीके हैं वो खो नहीं गए, लेकिन ये अभी भी मौजूद हैं। Furthermore, is transparency will dictate brand customer relationship. Transparency which means ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो ब्रांड कस्टमर और ब्रांड के दरमियान रिलेशनशिप्स को अब जो है वो डिस्क्राइब करेगा। From Wells Fargo to Volkswagen, the list of disgraced companies keep getting longer. Businesses are realizing that they cannot escape the transparency offered by social media. अब बिजनेसेस जो हैं वो अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंशियल हो चुका है, इतना पावरफुल हो चुका है कि वो किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का किसी भी वक्त जो है मीडिया ट्रायल स्टार्ट करने का जो है वो अहलियत रखते हैं, या उनके पास इतनी एबिलिटी मौजूद होती है कि वो किसी भी वक्त उसका मीडिया ट्रायल स्टार्ट कर देते हैं।
जिस तरह से जो है चिप्स हैं, लेज चिप्स हैं, कुरकुरे चिप्स हैं, क्या करते हैं कि इनको जला के एक्सपेरिमेंट करके लोगों को दिखा रहे होते हैं, बिकॉज ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ है वो बैन नहीं है, तो क्या है कि दिखा रहे होते हैं, उसकी डी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी विच मीन्स कि कॉन्फिडेंस, अपने कंपनी का जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, प्रोडक्ट की क्लैरिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, हर चीज़ आपको कस्टमर को जो है कम्युनिकेट करनी है, और कम्युनिकेट करने से ही अब मजीद फ्यूचर में कंपनीज का जो है वो रिलेशनशिप कस्टमर के साथ जो है वो स्ट्रेंथन हो सकेगा। More accurate metrics will continue to emerge until more accurate metrics will continue, which means के मजीद जो है मैयर्स जो है, मजीद नंबर्स आते रहेंगे कस्टमर्स के बारे में, और वो emerge होते रहेंगे। Until recently, justifying and measuring the impact of their decisions has often been a major challenge for the marketers. कस्टमर का इन्फ्लुएंस और कस्टमर का डिसीजन जो है वो कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, वो कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स एक कंपनी पोजेस करती है, वो जो है एक मेजर चैलेंज हमेशा रहा है। लेकिन बहुत सारी इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आपको आपकी कस्टमर बेस जो है फाइंड आउट करके देती हैं, तो आपके मजीद मोर एक्यूरेट मैट्रिक्स एमर्ज होते रहेंगे, मजीद रिसर्च के तरीके एमर्ज होते रहेंगे, और वो चैलेंज क्रिएट करते रहेंगे। Today there are many ways to measure online activities। जिस तरह सिर्फ ऑनलाइन एक्टिविटीज की यहाँ एग्जांपल दी गई है कि आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को, आपके ऑफ एंड ऑन को, आपके क्लिक्स को इवन मेजर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो ये सब चीजें जब मेजर होती रहती हैं, मजीद से मजीद नई नई ट्रेंड्स इमर्ज होते रहते हैं मेजरमेंट के, तो क्या होता है कि जो है कस्टमर जो है वो कॉन्टिन्यूस वॉच के अंदर होता है, कॉन्टिन्यूसली उसको वॉच किया जा रहा होता है, और उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स या उससे रिलेटेड चीजें उसको दी जा रही होती हैं। सो थैंक यू सो मच। If you have any question regarding this slide set or regarding the topics we have discussed in this presentation, you can always ask. Thank you.